नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं इतिहास के अध्याय 2 के इस तीसरे वीडियो में। इससे पूर्व के 2 वीडियो में अभी तक हमने 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद उनके द्वारा सत्याग्रह के जो प्रयोग किए गए, उन सत्याग्रह के प्रयोग को देखते हुए और हम आगे बढ़े अपनी यात्रा को लेकर पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी द्वारा देश भर में खड़ा किया गया एक बड़ा आंदोलन, उसके बारे में पढ़ा था। और वो आंदोलन देश भर में फैला और फरवरी 1922 में आते आते, क्योंकि वह हिंसात्मक आंदोलन हिंसात्मक हो गया, चोरी चोरा नाम के उस इंसिडेंट के बाद उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। उस चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद जब असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस के अंदर 2 प्रकार के लोग खड़े हो गए। एक खेमा तो ऐसा था जो असहयोग आंदोलन से भी अधिक उग्र और अधिक तेज आंदोलन संपूर्ण देश भर में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खड़ा करना चाहते थे, और दूसरा खेमा ऐसा था जो इस प्रकार के आंदोलनों की श्रृंखलाओं से थक चुका था और वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे शासन तंत्र का अंग बनकर उनका विरोध करना चाहता था। हम इस अध्याय में के इस भाग में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कैसे नए आंदोलन की ओर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वह आगे बढ़ा, जिसके लिए इस भाग का नामकरण हुआ है सविनय अवज्ञा की ओर। तो असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा की ओर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किस प्रकार आगे बढ़ा, उसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो लगातार हो रहे इस प्रकार के आंदोलनों सत्याग्रहों से थक चुके थे और थक कर उन्होंने अपना मार्ग बदलने की कोशिश की, जिसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही हुआ। किन लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो CR दास, चित्तरंजन दास मुंशी, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ऐसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया। क्यों किया उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन? तो 1919 में ही ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेकर आई थी जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वास्तव में तो ब्रिटिश सरकार हर 10 साल के अंतराल में एक इस प्रकार का कानून लेकर आती थी। 1909 में लाई, फिर 1919 में लाई, उसके बाद 1929 में लाना था जो थोड़ा सा पहले लेकर के वो लोग आ गए। इन कानूनों के माध्यम से वो भारत के अंदर अपना एक प्रशासनिक ढांचा और अधिक विकसित करने का प्रयास करते थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 में आया, उसने भारत में प्रांतीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया, अर्थात जिनको हम आज स्वतंत्र भारत में विधानसभाएं कहते हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा, वैसे ही प्रांतीय परिषदों का गठन करने का ये जो प्रावधान है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में लाया गया। इस कानून के तहत भारत में प्रांतीय परिषदों का गठन करना था और ये प्रांतीय परिषदों का गठन करने के लिए चुनाव होने थे। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने अपनी स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही कर लिया, क्योंकि संपूर्ण कांग्रेस तो चुनाव लड़ने की इच्छा रखती नहीं थी। इन लोगों ने, इनका विचार था कि ये जिन परिषदों का गठन इस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट करवा रही है, उस परिषद में कुछ लोगों को एंट्री करनी चाहिए, चुनाव लड़कर जीतकर उस परिषद का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि उन प्रांतीय परिषदों में रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा सके, साथ ही साथ भारत के लिए प्रशासनिक सुधारों की वकालत की जा सके और उन प्रांतीय परिषदों के अंदर रहकर ही उन प्रांतीय परिषदों को अलोकतांत्रिक संस्था सिद्ध किया जा सके कि जो भारत में प्रांतीय परिषदों के गठन का जो नाटक अंग्रेज कर रहे हैं, ये गलत है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे लोग उन प्रांतीय परिषदों के अंदर चुनाव लड़कर जीतकर जाना चाहते थे, जहां से वो
ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सके, सुधारों की वकालत कर सके और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे इस नाटक का भांडाफोड़ कर सके कि वो भारत में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चित्तरंजन दास मुंशी, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया। यह समय थोड़ा जब आगे बढ़ा तो उस समय भारत के अंदर जो विश्वव्यापी मंदी थी, उस विश्वव्यापी मंदी का असर भारत के ऊपर भी पड़ने लगा। यह विश्वव्यापी मंदी क्या थी? तो 1926 से प्रारंभ हुई यह विश्वव्यापी मंदी 1930 तक आते आते तो इसने एक बहुत ही विकराल रूप ले लिया। मंदी के कारण क्या थे? तो हम सब लोगों ने ध्यान किया 1914 से लेकर 1918 तक संपूर्ण दुनिया ने विश्व युद्ध झेला था, और जब तक विश्व युद्ध चल रहा था तब तक युद्ध के लिए काम आने वाली जो सामग्री थी, जो व्यवसायिक फसलें थी, उनकी बहुत बड़ी मांग थी संपूर्ण यूरोपियन देशों में, और इसलिए बड़ी संख्या में उसका उत्पादन होता था। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त होने के साथ साथ खाद्यान्नों की कमी हो गई और कृषि जो उत्पादों की मांग है वह दुनिया के अंदर घटने लगी। कृषि उत्पाद, जो व्यवसायिक कृषि उत्पाद थे, जैसे जूट की उपयोगिता युद्धों के अंदर चाहिए होती थी, हथियारों का उपयोग बंद हो गया। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जिन जिन चीजों की और उपयोगिता थी उनकी मांग जो है वह घटने लगी, और क्योंकि कृषि उत्पादों की मांग वहां घटने लगी तो उसके साथ साथ उनकी कीमतें भी गिरने लगी, और जब कीमतें गिरने लगी तो फिर ऐसी कृषि उत्पादों का निर्यात कम हो गया, और निर्यात कम होने के कारण से किसानों को अपनी उपज बेचना, जो वो उगाते थे अपने खेतों में, उन उपज को बेचना बहुत मुश्किल हो गया। और जब किसानों की उपज बिकती नहीं थी तो फिर उनके ऊपर लगने वाले जो लगान थे उनको चुकाना भी उनके लिए सक्षम नहीं रहा, और ये जो लगान थे उनके कर्ज ले लेकर के उन लगानों को चुकाने का प्रयास किसान करते थे, और उसके कारण से वो और ज्यादा कर्ज में डूबने लगे। तो इस विश्वव्यापी मंदी ने भारत के ऊपर भी अपना असर दिखाया। 1926 से प्रारंभ होकर 1930 तक आते आते तो इसने भारत के किसानों की कमर ही तोड़ दी। इतनी बुरी हालत भारत के संपूर्ण कृषि जगत की हो गई। यह समय चल ही रहा था। इसी समय भारत के अंदर साइमन कमीशन को भेजा गया। साइमन कमीशन क्या था? तो उस समय इंग्लैंड की जो सरकार थी, उस इंग्लैंड की सरकार थी, वो सरकार थी टॉरी गवर्नमेंट, टॉरी सरकार। टॉरी उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो टॉरी सरकार ने भारत के लिए नई संवैधानिक कार्यशैली क्या हो, भारत की संवैधानिक कार्यशैली को जानने के लिए और उसके संदर्भ में सुझाव देने के लिए एक 7 लोगों की समिति, 7 लोगों का आयोग बनाया था। उस 7 लोगों की टीम को साइमन कमीशन कहा गया। क्यों? क्योंकि उस 7 लोगों की टीम का जो हेड था, जो प्रमुख था, वो था साइमन। इसलिए उस पूरी 7 लोगों की टीम जो भारत में आनी थी इंग्लैंड से, और भारत के लिए नया संविधान कैसा होगा, भारत की संवैधानिक स्थिति कैसी होगी, उसके लिए सुझाव देने वाली थी, यहां की स्थिति को जानकर उसके आधार पर। लेकिन भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने वाली ये जो टीम इंग्लैंड ने बनाई थी, उस 7 लोगों की टीम में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था जो भारत के लिए नए संविधान के लिए सुझाव देने वाली थी उस टीम में। और इसलिए जब ये साइमन कमीशन भारत की धरती पर आया 1928 में, साइमन कमीशन भारत आया, और जैसे ही साइमन कमीशन भारत में प्रवेश किया उस समय संपूर्ण देश भर में अलग अलग जगह पर साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे लगने लगे। जगह जगह हड़तालें होने लगी इस साइमन कमीशन को भारत से वापस भगाने के लिए। साइमन गो बैक, इस प्रकार संपूर्ण देश भर में नारे लगने लगे। इसी प्रकार का एक साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में हो रहा था, और एक भीड़ साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे लगा रही थी। उस भीड़ का नेतृत्व लाहौर में कर रहे थे लाला लाजपत राय।
और लाला लाजपत राय जब उस लाहौर के अंदर साइमन कमीशन के विरोध की उस सभा के अंदर उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेज पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर पर लाठियां पड़ी। उस चोट के कारण लाला लाजपत राय ने अपनी देह छोड़ दी, उनका देहावसान हो गया, वो शहीद हो गए वहां साइमन कमीशन का विरोध करते करते। इस साइमन कमीशन के विरोध के इस समूह पर जो लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज का आदेश करने वाला अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। उस सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे जो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। उस साइमन कमीशन का विरोध हुआ। विरोध का कारण क्या था? क्योंकि उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, जबकि वो 7 सदस्यीय टीम जो अंग्रेज सरकार ने भारत में भेजी थी, वो भारत के लिए प्रशासनिक सुधार के सुझाव देने वाली थी इंग्लैंड की सरकार को, और इसलिए भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध जब हुआ तो उस विरोध का जो स्वरूप था, हालांकि अंग्रेजों ने इस विरोध को दबा दिया, लेकिन इस विरोध ने एक बार फिर अंग्रेजों को यह बात समझ में दिला दी कि अब दिन प्रतिदिन भारत में अंग्रेजों के लिए जो गुस्सा है वह बढ़ता जा रहा है, और उस गुस्से के ऊपर थोड़े ठंडे छींटे देने के लिए उस समय का जो वायसराय था भारत का, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर महीने में 1929 के अक्टूबर माह में एक घोषणा की, और वो घोषणा क्या थी? वो था भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात लॉर्ड इरविन ने की। कब? उस साइमन कमीशन का वो जो विरोध हुआ संपूर्ण देश भर में, उसके बाद। यहां समझने वाली बात है कि लॉर्ड इरविन ने ये जो डोमिनियन स्टेटस भारत को देने की बात कही, ये डोमिनियन स्टेटस था क्या? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। जब देश भर के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों का गुस्सा फूटने लगा, असहयोग आंदोलन और उसके बाद ये साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का भी विरोध भारतीयों ने दर्ज कराया। इन सब विरोधों के कारण से, इन सब आंदोलनों के कारण से अंग्रेज ये भाप गए कि अब भारत के लोगों के मनों में उनके प्रति गुस्सा और अधिक हो गया है, इसलिए इस गुस्से को शांत किया जाना चाहिए। और इसलिए लॉर्ड इरविन ने 1929 अक्टूबर में भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात कही। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था कि अंग्रेज तो भारत को छोड़ देंगे, लेकिन भारत की जो रानी है वो रानी विक्टोरिया रहेगी, यानी कि इंग्लैंड की धरती से ही भारत का शासन चलेगा, लेकिन यहां भारत की जो लोकल सरकार बनेगी वो भारतीयों के हवाले होगी। यानी कि भारतीय लोग अपनी सरकार का चुनाव तो करेंगे, लेकिन भारत हमेशा इंग्लैंड का एक उपनिवेश बना रहेगा, इंग्लैंड का गुलाम बना रहेगा। यानी कि इंग्लैंड की जो रानी है वही भारत की रानी होगी, और यहाँ की अपनी स्थानीय सरकार होगी जो यहाँ के लोग, चुने हुए लोग चलाएंगे। इस प्रकार का एक राज्य की जो बात कही उसको कहा गया डोमिनियन स्टेटस, यानी कि डोमिनेंस तो अंग्रेजों का ही भारत के ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार चलाएंगे। इस प्रकार का स्टेटस लॉर्ड इरविन ने भारत को दिए जाने की घोषणा कर दी। कब? 1929 में अक्टूबर महीने में, इस साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ उसके चलते, उसके बाद में। और लॉर्ड इरविन ने ये घोषणा की, और इसके साथ साथ डोमिनियन स्टेटस तय करने के लिए और भारत के लिए नया संविधान कैसा होगा, आने वाले भारत का भावी संविधान कैसा होगा, इसको तय करने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन करने की बात कही। गोलमेज सम्मेलन करने की बात की गई, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि उसमें बैठेंगे, और भारत के लिए भावी संविधान कैसा होगा उस पर विचार किया जाएगा। यह बात लॉर्ड इरविन ने 1929 के अक्टूबर महीने में कही। यह समय चल रहा था, यह समय का जो दौर था, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो आधुनिक स्वतंत्रता संघर्ष है, वह आगे बढ़ रहा था। और फिर आया
पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1929 के दिसंबर माह में, दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन होता है। हम लगातार कई कांग्रेस अधिवेशनों की बात कर रहे हैं, आप सब लोग, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आप सब लोग भविष्य में अच्छे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, और जब कभी भी आप यूपीएससी फाइट करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें वापस नए सिरे से हमको पढ़नी है। इसलिए आप सब लोग कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करते जाइए। हम कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशनों की चर्चा कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसकी घोषणा नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी दिसंबर 1920 में। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन। यह कांग्रेस अधिवेशन बहुत विशेष है भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में। क्यों? क्योंकि इस लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, और पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वह कांग्रेस की एकमेव मार्ग बन गई। इससे पहले तक ये जो डोमिनियन स्टेटस की बातें चल रही थी, लॉर्ड इरविन भारत को जो डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था कि इसकी रानी तो रहेगी विक्टोरिया और यहां का शासन भारतीयों के हवाले कर दिया जाएगा, तो कुछ जो मध्यमार्गी कांग्रेस के नेता थे उन लोगों को इस बात में इंटरेस्ट आने लगा, इस बात में उन्होंने दिलचस्पी दिखाने की बात कही। लेकिन जो युवा खेमा था कांग्रेस का, जो जवान लोगों का खेमा था, वो इसको कतई भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा कांग्रेस नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर डाली। तब दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और इस लाहौर अधिवेशन में एक और बात तय हुई कि इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को संपूर्ण देश का संकल्प बनाने के लिए अगले वर्ष अर्थात दिसंबर 1929 में यह काम हो रहा, ये अधिवेशन हो रहा था। तो जनवरी 1931 की 26 जनवरी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा सांकेतिक रूप से। हम अंग्रेजों के ही गुलाम थे, लेकिन लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और वहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष करने की शपथ सबको दिलाई जाएगी। ये चीजें लाहौर अधिवेशन में तय की गई। लेकिन बच्चों, हमारा दुर्भाग्य रहा कि जिस लाहौर के अंदर बैठकर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जब भारत को स्वराज्य प्राप्ति हुई यानी कि हम आजाद हुए, तब वो लाहौर ही भारत में नहीं था, वो पाकिस्तान में जा चुका था। लेकिन खैर, पूर्ण स्वराज्य की जो मांग पहली बार कांग्रेस ने की वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की। एक और बात यहां दिलचस्प है, क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया था कि इस दिन हम पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे। इसलिए इस दिनांक को ऐतिहासिक भारत में बनाए रखने के लिए एक और निर्णय किया गया था। आप सब लोगों को ध्यान है कि जब हम संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे 9वीं कक्षा में, तो भारत का जो संविधान स्वतंत्रता के बाद बनकर तैयार हो गया था, वह तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत में उस संविधान को लागू किया गया 2 महीने बाद। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को संविधान बनने के बाद भी उसको 2 महीने बाद इसलिए लागू किया गया ताकि इस 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिनांक बनाया जा सके और इस 26 जनवरी का स्मरण हमको रखा जा सके। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया देश भर में। ठीक है, ये सारा आंदोलन हालांकि हुआ, पूर्ण स्वराज्य का ये दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, लेकिन इसमें ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये जो एक कार्यक्रम था ये एक तरीके से असफल हो गया क्योंकि ज्यादा लोगों को ये इसके साथ जोड़ नहीं पाए। और इसके बाद महात्मा गांधी के मन में ये विचार आने लगा कि अगर देश के अंदर फिर एक बार बड़ा कोई आंदोलन खड़ा करना है तो फिर जनमानस के दैनिक जीवन से, रोज प्रतिदिन के जो जीवन है भारतीयों का, उस दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को स्वतंत्रता के विचार के साथ जोड़ना पड़ेगा। अर्थात स्वतंत्रता का यह आंदोलन
अगर लोगों के दिन प्रतिदिन से जुड़े मुद्दों का आंदोलन बनेगा तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग उस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे और उसके कारण से अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक वातावरण फिर से निर्मित हो पाएगा। और इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की आंदोलन की एक कल्पना मन में की, नए आंदोलन का एक मन में विचार किया और उस विचार को लेते हुए ऐसी 11 मांगों को लिखकर एक पत्र उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के पास भेजा। वायसराय लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर महात्मा गांधी ने 11 मांगे लिखी। वो 11 मांगे ऐसी मांगे थी जिसमें सामान्य जीवन से संबंधित कुछ मांगे थी और भारत के व्यापारियों से लेकर किसानों तक के हितों की मांगे उन 11 मांगों में सम्मिलित थी। महात्मा गांधी का विचार था कि जो आंदोलन महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में खड़ा करना चाहते थे वो ऐसी मांगों को लेकर करना चाहते थे जिससे संपूर्ण देश भर के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ सके। और इसलिए उन 11 मांगों में सामान्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित मांगे थी, व्यापारियों के जीवन से संबंधित मांगे थी और किसानों के जीवन से संबंधित भी मांगे थी। ऐसी 11 मांगों को लेकर 11 मार्च तक उन मांगों को मानने की एक चेतावनी महात्मा गांधी ने इरविन को दी। महात्मा गांधी ने इरविन को जो पत्र भेजा उसमें 11 मांगे थी। उन 11 मांगों में व्यापारियों से लेकर किसानों तक और सामान्य भारतीयों के जीवन से संबंधित मांगे थी और उन मांगों को 11 मार्च तक मान लेने का अल्टीमेटम, मान लेने की चेतावनी भरा यह पत्र था जो इरविन के पास गया महात्मा गांधी की ओर से। और उस चेतावनी वाले पत्र में स्पष्ट लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उन 11 मांगों को अंग्रेज सरकार नहीं मानती, लॉर्ड इरविन नहीं मानता, तो फिर से एक बार संपूर्ण देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा कांग्रेस के नेतृत्व में और संपूर्ण भारतीय जनमानस को साथ लेकर। लॉर्ड इरविन जो था वो लॉर्ड इरविन टस से मस होने का नाम नहीं लिया। महात्मा गांधी की इस चेतावनी भरे पत्र ने उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाया और इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत का निर्णय कर लिया। ये जो 11 मांगे महात्मा गांधी ने मांगी थी लॉर्ड इरविन से, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी नमक कानून की समाप्ति। अंग्रेज सरकार भारत में नमक बनाने पर भी टैक्स लगाती थी और नमक बनाने का अधिकार भारतीय लोगों से छीनकर यूरोपियन कंपनियों को दे दिया गया था, जिसके कारण से नमक जैसी मूलभूत आवश्यकता पर भी भारतीयों को टैक्स देना पड़ रहा था। और इसलिए महात्मा गांधी जानते थे कि नमक जो है वो सामान्य से सामान्य भारतीय से लेकर मध्य वर्ग, उच्च वर्ग सभी भारतीयों के काम की चीज है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है। इसलिए उसके ऊपर भी कर लगाना यह अंग्रेजों का एक बहुत ही घिनौना काम है और इस नमक कानून की बात करके वो संपूर्ण देश के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते थे। और इसलिए जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की ये 11 मांगे मानने से इनकार कर दिया तो फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का मन बना लिया और वह शुरू हुई दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की दांडी यात्रा से। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की ये 11 मांगे जब अस्वीकार कर दी तो महात्मा गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा के रूप में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का मन बना लिया और उस आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा महात्मा गांधी के साबरमती स्थित जो महात्मा गांधी का आश्रम था उस साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात का जो तटीय कस्बा था दांडी नाम का वह तटीय कस्बा, वहां तक की कुल यात्रा थी जिसको महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ प्रारंभ किया। उन 78 स्वयंसेवकों को अपने साथ लेकर महात्मा गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से लेकर और 240 मील दूर दांडी नाम के उस कस्बे तक की यात्रा की जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में 240 मील की दूरी महात्मा गांधी ने 24 दिन में पूरी की और एक दिन में 10 मील महात्मा गांधी की यह यात्रा चलती थी। जगह जगह पर महात्मा गांधी जो है वह अपने स्वयंसेवकों के साथ ठहरते थे और वहां पर हजारों हजार लोग
गांधी जी को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। उन सभाओं में महात्मा गांधी उन सभाओं में आए लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने और सविनय अवज्ञा के रूप में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। और इस प्रकार यह जन जागरण का काम 24 दिनों तक महात्मा गांधी के द्वारा अनवरत किया गया। जगह जगह सभाएं, जन जागरण हुआ और अंततोगत्वा उनकी यह यात्रा 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर पूर्ण हुई। जब ये 78 वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को, वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। और नमक बनाने का जो कानून था ब्रिटिश सरकार का, कानून क्या था कि कोई भी भारतीय स्वयं नमक नहीं बनाएगा। नमक बनाने का काम यूरोपियन कंपनियों को दे दिया गया था और नमक के ऊपर टैक्स भी अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। लेकिन महात्मा गांधी जब दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को, तो उन्होंने अपने स्वयंसेवकों के साथ पानी को उबालकर नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। और इसके बाद तो संपूर्ण देश भर में एक के बाद एक कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे भारतीयों के लिए, उनको भारतीय लोगों ने तोड़ना प्रारंभ कर दिया। यहां एक विषय आता है कि इससे पहले जो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। और अभी जिस आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहां पर यह जान लेना उचित है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है। तो असहयोग आंदोलन, जिसको हमने नॉन कॉर्पोरेशन कहा, जिसके लिए महात्मा गांधी ने भी स्पष्ट कहा था कि भारत में अंग्रेज सरकार केवल इसलिए है क्योंकि भारतीयों ने उनका सहयोग किया। अगर भारतीय अंग्रेज सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो कुछ ही समय में जो अंग्रेजी साम्राज्य है वह ढह जाएगा भारत में और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। तो असहयोग आंदोलन जो था उसमें तो क्या था, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग अपनी तरफ से नहीं करना। लेकिन ये जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके अंदर यह अंतर था कि ना केवल अंग्रेजों के किसी काम में सहयोग नहीं करना, इतना ही नहीं, तो इससे एक कदम आगे बढ़कर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना, एक एक कानून की अवज्ञा करना, डिसओबे करना हर एक ब्रिटिश रूल को। तो यह अंतर था, ना केवल सहयोग ना करना बल्कि अंग्रेज कानूनों को तोड़ना। यह असहयोग और सविनय अवज्ञा का अंतर था। और इसके बाद संपूर्ण देश भर में जैसे ही महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाया, वो नमक कानून तोड़ा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल पड़ा और संपूर्ण देश भर में नमक कानून तोड़ा गया। किसानों ने लगान चुकाने के लिए इनकार कर दिया। चौकीदारी का जो कर था, अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस थे, वो टैक्सेस देने के लिए मना कर दिए भारत के लोग अलग अलग हिस्सों में। वन कानून जो था अंग्रेजों का, वनों के अंदर प्रवेश जो वर्जित था, वहां जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, जो किसान थे, अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को जंगलों के अंदर प्रवेश करा दिए, वहां से लकड़ी काटकर लाने लगे। कुल मिलाकर जितने भी अंग्रेज कानून दिन प्रतिदिन के जीवन पर थोपे गए थे, एक एक करके भारतीय लोगों ने उन कानूनों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, उन कानूनों की अवज्ञा करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यह सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने प्रचंड स्वरूप को प्राप्त होने लगा। लेकिन फिर वही हुआ जो असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था। जैसे जैसे इस आंदोलन की गति बढ़ती गई, इसका प्रभाव बढ़ता गया, अंग्रेजों ने इसका दमन करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ हुआ अप्रैल 1930 में। सीमांत गांधी के नाम से जो गांधी जी के प्रमुख शिष्य जाने जाते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन अब्दुल गफ्फार खान को 1930 के अप्रैल महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको गिरफ्तारी के बाद उनके जो समर्थक थे, उन्होंने उग्र विद्रोह करना, उग्र विरोध करना अंग्रेज सरकार का वह प्रारंभ कर दिया। जगह जगह सरकारी दफ्तरों में और घुसपैठ हुई, आगजनी की गई। इसके ही एक महीने बाद मई 1930 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारियों ने भारतीय जो वो भीड़ थी, जो आंदोलनकारी थे, उनको और अधिक उग्र कर दिया। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। उस प्रदर्शन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने सेना की मदद से बहुत निर्दयतापूर्वक औरतों और बच्चों के साथ भी मारपीट करना प्रारंभ किया। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आंदोलनकारियों को दबाने के लिए लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई। ये सारी बातें जब महात्मा गांधी के सामने पहुंची तो एक बार फिर वही बात दोहराई गई जो असहयोग आंदोलन के सामने हुई थी। महात्मा गांधी अपने आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने देना चाहते थे किसी भी कीमत पर, और जब इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतनी मारपीट अंग्रेज सरकार ने करना प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने अपना यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वापस ले लिया। और इस प्रकार ये आंदोलन जैसे ही गांधी जी ने वापस लिया, इसके बाद उस समय जो अंग्रेज सरकार के वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था? गांधी जी और इरविन के बीच में एक संधि हुई, एक समझौता हुआ। कब हुआ ये? 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के तहत जब कभी भी समझौता होता है तो 2 पक्षीय होता है। एक पक्ष अपनी तरफ से कुछ वचन करता है और सामने वाला कोई अपनी तरफ से कुछ प्रॉमिस करता है। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट था, इसमें 2 पक्ष कौन थे? एक तो थे गांधी जी और दूसरी तरफ लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी इरविन की इस बात पर सहमत हो गए कि वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे, और लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी की इस बात पर सहमत हो गए कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगे। तो राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की शर्त पर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाने को तैयार हो गए। ये गोलमेज सम्मेलन क्या था? तो अभी हमने यहां पर पढ़ा था, देखिए, जब 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस दिया भारत को, उसके साथ भावी भारत का जो संविधान है उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन करने की बात की गई थी। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं भारत के इस संदर्भ में, इस पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला तो 1930 में हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि असफल हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था और भारत की तरफ से उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा, इसलिए वो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो निरस्त हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल नहीं हो, इसलिए ये पैक्ट के अंदर महात्मा गांधी को उस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लॉर्ड इरविन ने इस समझौते के तहत मना लिया, और फिर दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी लंदन गए इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन जब वो वहां गए तो किसी कारण से वो उस वार्ता को बीच में छोड़कर वापस लौट आए और वह वार्ता भी असफल हो गई, अर्थात सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बिना नतीजे के समाप्त हो गई। भारत में जब वापस लौटे लंदन से महात्मा गांधी, तो उन्होंने पाया कि जो संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान वो अभी भी जेल के अंदर थे। कांग्रेस, जो उस समय सब प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन को करने वाला एकमात्र संगठन था, उसको असंवैधानिक, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। उस पर प्रतिबंध लगाने की बात ब्रिटिश सरकार करने लगी थी। और इन सब स्थितियों में एक बार वापस महात्मा गांधी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन यह आंदोलन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1934 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया, अंग्रेजों द्वारा दबाकर रख दिया गया। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन तक का जो भारतीय स्वतंत्रता का आधुनिक संघर्ष है उसकी कहानी इस वीडियो में पढ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।